16वीं 17वीं सदी के शासक एवं उनका शासन, उनका साम्राज्य 1526 से काल शुरू होता है और 1857 में समाप्त होता है। तो इस समय के शासकों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। और सर्वप्रथम हम जानें कि इसकी ये शब्द जो है मुगल, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द आया कहाँ से। वास्तव में देखा जाए तो इसकी व्युत्पत्ति शब्द की, मुगल शब्द की जो का जन्म हुआ है वह मंगोल शब्द से हुआ। और मंगोल शब्द का उपयोग करते हुए उन्हें मुगल कहा गया। और ये मुगल शब्द सर्वप्रथम यूरोपीय इतिहासकारों ने, यूरोपियनों ने तत्कालीन शासकों के लिए इसका उपयोग किया। दूसरे शब्दों में 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियन थे जो आए, उन्होंने इसका उपयोग किया। यद्यपि तथ्य तो ये है कि राजवंशों पर ये लोग अपना नाम स्वयं नहीं चुनते थे। ये सच्चाई है कि मुगल शासक स्वयं अपना नाम राजवंशों के बल पर नहीं चुनते थे। और बल्कि देखा जाए तो वास्तव में तथाकथित मुगल सम्राट टर्की के तैमूर वंश के से संबंधित थे, न कि मंगोल से। तो इस प्रकार इस अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। केवल हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने को तैमूर कहा और पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। अब कहाँ मंगोल और कहाँ तुर्की। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा हुआ, समय के साथ साथ ये परिवर्तन हुआ और वे मंगोल से मुगल कहलाए। तो मंगोल ना होकर के वास्तव में ये तुर्की के तैमूर वंश के वंशज थे। पहला जो मुगल था बाबर, जो 1526 में भारत में शासक बना और 1530 तक रहा, वो मातृपक्ष से अपने माँ की तरफ से वो चंगेज खान का रिश्तेदार था। और चंगेज खान के रिश्ते होने के नाते उसे कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है। बाबर तुर्की भाषा भी बोलता था और साथ ही साथ वो मंगोलों का उपहास करता था, मंगोलों को बड़ी नीची नज़र से देखता था। मंगोलों को एक तरीके से वो बर्बर गिरोह के रूप में उनके बारे में चर्चा करता था, उनके बारे में बात करता था। तो हम कह सकते हैं कि मुगल सम्राट वास्तव में इनका जो स्रोत है वह तुर्की से है, उनका ज़्यादा संबंध तुर्की से है, मंगोल से नहीं। ये तो केवल यूरोपियन इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के लिए उन्हें मुगल कहना प्रारंभ किया, जो आगे यह प्रैक्टिस आगे बढ़ती रही और तब से आज हम निरंतर उन्हें मुगल ही कहते आ रहे हैं। अब हम आते हैं इस काल के सबसे प्रथम शासक पर, बाबर। बाबर का आना भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा, क्योंकि इसके आने से, जैसा मैंने पूर्व में बताया, या बाबर के आने से जो नए वंश की स्थापना हुई, उसने हमारे भारत के इतिहास के सभी पहलुओं को निश्चित रूप से छुआ है। चाहे वो राजनीतिक नक्शा हो, चाहे प्रशासनिक नक्शा हो, चाहे सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था हो, इस सब में मुगल शासकों ने एक अमिट छाप छोड़ी और एक नई संस्कृति को जन्म दिया। और इसका श्रेय जाता है बाबर द्वारा इस वंश की स्थापना के साथ। इसका असली नाम था ज़रीउद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म हुआ 1483 में फरगना में। अब देखिए फरगना कहाँ है, इसे थोड़ा हम गौर से देखें
कि हमारे देश से वह कितना दूर है और बीच में कितने अन्य क्षेत्र पड़ रहे हैं। काबुल लगभग बीच में है। तो फरगना में इसका जन्म हुआ और वह भी याद रखेंगे 1483 में। दुर्भाग्य से इसके पिताजी, जो एक छोटे से सम्राट, छोटे से क्षेत्र के शासक थे, उनका ट्रांस एशियाना क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र के एक छोटे से राज्य के एक शासक थे, उनकी मृत्यु हुई 1494 में। मतलब बाबर उस समय मात्र 11 वर्ष का रहा होगा। और उसके बाद जो घटनाक्रम बदला कि परिस्थितियां बदली। उसके जो पिता की मृत्यु के बाद जो वहाँ के सम्राट थे, उमर शेख मिर्ज़ा उनके पिता का नाम था, उनकी मृत्यु के बाद बाबर की दिक्कतों का, बाबर की कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। मात्र वह 11 वर्ष का था। उसके साथ ही उसके सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां आई कि उसके जो संबंधी लोग थे उन्होंने एक तरीके से उसको छोड़ दिया। जो सैनिक सरदार लोग थे उन्होंने भी बाबर को त्याग दिया और इस तरह बाबर की हालत एक अजीब सी हो गई। और इनके सरदारों के और संबंधियों के विरोध विद्रोह के कारण उसकी जो अपनी समस्याएं थी वो बड़ी जटिल हो गई। अंततः स्थिति ऐसी हुई कि बाबर को फरगना छोड़कर, उस बेकों के विरोध के कारण फरगना छोड़ के जाना पड़ा। और ऐसा करते हुए वह पूर्व की ओर बढ़ा और पूर्व की ओर आते हुए उसने एक तरीके से उसकी समस्याएं और जटिल हो गई। इसके बाद बाबर ने भरसक प्रयास किया कि वह अपने उस पैतृक राज्य को किसी तरह वापस पाए और उसके लिए उसने सतत रूप से अनेक वर्षों तक उस क्षेत्र पर हमला किया। हर बार वह फौज इकट्ठी करता था, हर बार वह धन इकट्ठा करता था और सैनिकों को प्रोत्साहित करता था और फिर धावा बोलता था ताकि उसे अपना वह पैतृक राज्य मिल सके। पर दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ और धीरे 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 बाबर इस विश्वास पर पहुंचा कि अब फरगना या उसका वह पैतृक राज्य उसे हासिल होने वाला नहीं है। स्थितियां बदल गई थीं, उसकी संख्या भी, उसके फौजियों की, उसके अपने खुद के मददगारों की संख्या भी कम होती चली गई। वह किसी तरह काबुल पहुंचा और काबुल में उसने एक तरीके से अपने को जमाने की कोशिश की। बाबर के विश्वासघाती जो संबंधी थे और जो सरदार थे जिन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने ऐसा करके उस समय की स्थिति को और कठिन, कॉम्प्लेक्स बना दिया, बड़ा जटिल बना दिया था। उसके जो प्रतिद्वंदी थे बाबर के, जो उज़्बेक थे, उन्होंने उसे फरगना से बाहर निकाल दिया। बाबर, मानना पड़ेगा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी घबराया नहीं। एक यंग बॉय, यंग लड़का अपने पैतृक राज्य से भगा दिया जाना, निकाल दिया जाना, उसमें न घबराना और अपना संतुलन बनाए रखना। 1504 में बाबर ने स्वयं को काबुल में स्थापित किया और 1507 में यहीं पर उसने बादशाह की उपाधि धारण की। ये मालूम होना चाहिए आपको कि बाबर ने सतत रूप से कई बार प्रयास किया कि वो फरगना का जो उसका अपना पैतृक इलाका है वह उसे मिल जाए, वापस हो जाए। और अनेकों बार उसने सेना को संगठित किया, उस पर खर्च किया, हमले किए, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। अंततः निराश होने पर ही, मतलब अपने क्षेत्र पर विजय ना पाने की असफलता के बावजूद वह आगे बढ़ा और उसने काबुल पर कब्जा किया और फिर वहां से उसने अपनी नई यात्रा आरंभ की।
1526 में अपने दल के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने नए नए संसाधनों की खोज के लिए वो और आगे बढ़ता है, भारत की तरफ बढ़ता है। सोचिए, कहाँ फरगना, कहाँ उज्बेकिस्तान का क्षेत्र, वहां से वह बढ़ते बढ़ते काबुल आता है और काबुल से फिर उसके बाद वो और आगे बढ़ता है। और बढ़ने का कारण क्या है? पुनः अपनी ताकत को बढ़ाना, अपने संसाधनों को इकट्ठा करना और सोचना कि शायद फिर मैं एक बार वापस अपने पैतृक राज्य पर कब्जा कर सकूं। पर इस प्रयास में जब वो भारत की ओर आगे बढ़ा तो उस समय उसे मालूम हो गया था कि वह एक ऐसे देश की ओर जा रहा है, ऐसे उपमहाद्वीप की ओर जा रहा है जो दूध और शहद की भूमि के नाम से प्रसिद्ध था। उसने भारत के जो 4 बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और फिर उसके बाद घाघरा के युद्ध में उसने विजय प्राप्त की और अपने को भारत में ही स्थापित कर लिया। यानी आपको ये जानना होगा कि किस प्रकार इतने दूर से, परदेश से निकलता हुआ एक यंग लड़का लगातार अपने क्षेत्र को पाने का प्रयास करने में असफल होने के बाद वह आगे ही बढ़ता रहता है, भारत की तरफ बढ़ता है और उसके बाद काबुल पहुंचता है। वहां अपने को एक छोटा सा राज्य का बादशाह घोषित करता है और फिर आगे बढ़ के संसाधनों की खोज में वो आता है और फिर भारत में ही अपना शासन बना लेता है। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि शायद मुगल वंश की स्थापना भारत में एक चांस थी, एक चांस की घटना थी, कोई सुनियोजित उसके पीछे उद्देश्य नहीं था। अपने भारतीय साम्राज्य का आनंद भोगने या अपने नवस्थापित साम्राज्य को स्थिरता और सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए दुर्भाग्य से बाबर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया। इतने प्रयास के बाद ले दे के उसे एक साम्राज्य मिला था, उसने एक साम्राज्य बनाया था, लेकिन इससे पहले कि वो स्थापित कर पाता, दुर्भाग्य से 4 वर्ष के शासनकाल के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। वो अस्वस्थ हो गया और कुछ समय की अस्वस्थता के बाद ही 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के शव को सबसे पहले आराम बाग में, जो आगरा में है, वहां दफनाया गया। बाद में उसे काबुल में उसी जगह दफनाया गया जिसका चयन उसने स्वयं पहले कभी किया था। तो इस प्रकार उसकी अपनी जो इच्छा थी वह एक तरीके से पूरी हुई। और इसके पश्चात बाबर 1530 में स्वर्गस्थ हो गया। बाबर, ऐसा मानना है कि वह एक लाइब्रेरी में चढ़ते हुए फिसल गया और गिर पड़ा, चोटिल हुआ और कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। अगला जो संस्थापक शासक बाबर के बाद जिसका नाम आता है वह है हुमायूं। 1530 से 1540 और साथ ही 1555-56, अर्थात हुमायूं ने 2 बार मुगल सत्ता हथियाई, मुगल सत्ता पाई। पहली बार अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में। जब बाबर की मृत्यु हुई, उसका जन्म स्वयं का, हुमायूं का 1508 में हुआ और वह भी काबुल में। जैसा मैंने बताया कि बाबर काबुल में काफ़ी समय तक रहा, वहाँ उसका जन्म हुआ। उसकी जो माँ थी, हुमायूं की माँ, हेरात के बादशाह जिसका नाम शाह हुसैन वैकरा था, उसकी पुत्री थी। हेरात एक स्वयं में एक अलग एम्पायर था, एक अलग साम्राज्य था। लेकिन स्थितियां अभी भी पक्ष में नहीं थी। हुमायूं भी स्वयं एक बहुत
उम्र में कच्चा था। गद्दी पर आने के बाद उसने दिल्ली में अपना शासन तो जमाया और अपने छोटे भाई कामरान को उसने काबुल और कांधार दे दिया, ताकि कामरान स्वतंत्र रूप से एक शासक होकर इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए और अपना वहां साम्राज्य बनाए। उसके बाद उसके दो और छोटे भाई थे, जिनमें एक का नाम था अस्करी और दूसरा हिंदल। अस्करी को उसने सबसे एक अलग क्षेत्र दिया जिसका नाम था संभल, और हिंदाल को अलवर। तो इस प्रकार कामरान, अस्करी और हिंदल, ये तीनों को उसने कुछ क्षेत्र दे दिए और सोचा कि अब निश्चिंत होकर वह दिल्ली से अपना राज्य शासन चलाएगा और धीरे धीरे उसका विस्तार करेगा। पर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। हुमायूं को प्रति कामरान की सतत ईर्ष्या, हुमायूं के प्रति कामरान का सतत विश्वासघात और कुछ अन्य मुसीबतों ने उसकी तकलीफें और बढ़ाई। हिंदाल और अस्करी, ये लोग भी षड्यंत्रकारियों के पक्ष में थे और षड्यंत्रकारियों से प्रेरित होकर जब तक हुमायूं की दिक्कतें बढ़ाते रहते थे। ऊपर से पश्चिम भारत में गुजरात की तरफ बहादुर शाह का शासन था और वहाँ बिहार में शेर खान नाम का एक व्यक्ति वहाँ शासन कर रहा था। स्वयं हुमायूं दिल्ली में था। तो इस प्रकार आप नक्शा देख सकते हैं कि बाबर का फरगना से आना, उसके बाद काबुल, उसका संबंध असली तैमूर से होना और अंग्रेजों द्वारा उसे मंगोल वंश का बताया जाना, मातृपक्ष से चंगेज खान आदि से भी जुड़ा होना और उसके बाद बाबर के द्वारा यह प्रयास करना कई वर्षों तक कि वह अपनी पुरानी सत्ता पाले, निरर्थक प्रयास, और फिर काबुल में आके बसना। काबुल से आते आते फिर वह दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली में अपना शासन प्रारंभ करता है और फरगना को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता है। दुर्भाग्य से तुरंत मृत्यु होती है उसकी 4 वर्ष में ही, और उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर आता है, जिसके लिए भी समस्याएं उतनी ही जटिल थीं, बल्कि एक समस्या उसकी और बढ़ गई थी। हुमायूं की समस्या बढ़ गई थी, वह इसलिए कहा जा सकता है कि अब हुमायूं को यह सुनिश्चित करना था कि उसके पिताजी के द्वारा स्थापित शासन को एक स्थायित्व दे, उसको जारी रख सके। ये एक अतिरिक्त दायित्व हुमायूं पर था, पर दुर्भाग्य से हुमायूं के भाइयों ने उसके साथ सतत रूप से दगाबाजी की, बहादुर शाह और शेर खान ने भी। 1539 में, जून 1539 में चौसा में हुमायूं लड़ाई शेर खान से हुई, जहां हुमायूं परास्त होता है। चौसा की इस लड़ाई में परास्त होने के बाद बाबर टूट जाता है और शेर खान अपने को शेर शाह घोषित करता है और स्वयं राजा बन जाता है, स्वयं सम्राट बन जाता है। जहां तक हुमायूं की बात है, बड़ी मुश्किल से हुमायूं शेर शाह से निजात पाता है। निजात पाने का अर्थ यह है कि शेर शाह उसके पीछे पड़ा हुआ था और एक के बाद एक लगातार उस पर हमले किए जा रहा था, और इसी का परिणाम था कि बाबर की ताकत टूट चुकी थी, कमज़ोर हो चला था। हुमायूं की ताकत टूट चुकी थी और कमज़ोर हो चला था, और परिणाम क्या हुआ कि हुमायूं को भागना पड़ा। किसी तरह एक भिश्ती की मदद से गंगा पार किया और फिर पूर्व की ओर भागा और इस प्रकार अपनी उसने जान बचाई। यही भिश्ती को जब वह वापस गद्दी में आता है हुमायूं 1555 में, तो उसने इनाम स्वरूप उसे 1 दिन का बादशाह बनाया था। और इसके साथ ही चमड़े के सिक्के भिश्ती के सम्मान में, क्योंकि भिश्ती का मूल रूप से कार्य होता है चमड़े का काम करना,
तो चमड़े के सिक्के उसने अपने शासनकाल में जारी किए। ये हुमायूं के एक दूसरे पहलू को बताता है, उसके दूसरे पहलू की ओर इशारा करता है। मई 1540 को बेलग्राम नाम के युद्ध में शेर शाह ने फाइनली अंतिम रूप से हुमायूं को हराया और यहां से शेर शाह का साम्राज्य शुरू होता है और हुमायूं परास्त होके हार कर भारत से भागता है और काफी दूर निकल जाता है। भारत में शेर शाह के आने पर अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है और 1540 में हुमायूं भागता है 1540 में, और रास्ते में वह विवाह करता है हमीदा बेगम नाम की महिला से, जो फारस के शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। भागते समय हुमायूं को देखिए, सिंध में दिल्ली से, आगरा से भागते हुए वो सिंध की तरफ जाता है और सिंध में अमरकोट के पास राणा बीरसाल नाम के राजा ने उसे शरण दी। अपनी पत्नी को यहाँ बीरसाल के पास छोड़कर, सिंध में अमरकोट में छोड़कर वह सिंध विजय की ओर आगे बढ़ता है और वहीं 1542 में हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया। इस प्रकार आपको ये याद रखना होगा कि अकबर का जन्म ऐसे काल में हुआ जब उसके पिता श्री हुमायूं संघर्ष कर रहे थे। उनके पास कोई सत्ता नहीं थी, वो किसी की शरण में थे और तब ऐसी स्थितियों में अकबर का जन्म हुआ। तारदी बेग खान ने ये खबर हुमायूं को सुनाई। हुमायूं तो उस समय वहां थे नहीं, वे आगे निकल पड़े थे। तो जब उसने खबर सुनाई तो अपने साथियों को, हुमायूं को देने के लिए कुछ नहीं था अपने साथियों को देने के लिए, क्योंकि वो तो बेचारा भटक रहा था। तो उसने क्या किया, एक तश्तरी में कस्तूरी के टुकड़े रखकर अपने साथियों को बांटते हुए कहा कि अपने पुत्र के जन्म पर केवल यही भेंट आप लोगों को दे सकता हूं और मैं आशा और कामना करता हूं कि जिस तरह इस जगह जहां हम लोग खड़े हैं वहां कस्तूरी की खुशबू फैल रही है, कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह प्रार्थना है, विश्वास है कि मेरे पुत्र का यश गौरव भी किसी दिन संसार भर में फैलेगा। कैसी कल्पना, कैसी भविष्यवाणी। लगता है इस समय हुमायूं की जिह्वा पर मानो सरस्वती विराजमान थी, क्योंकि आने वाले समय में अकबर की कीर्ति समस्त संसार में फैल गई और आज भारतीय राजाओं में अकबर महान एक बहुत उच्च स्थान पाता है। हुमायूं इसके बाद फारस पहुंचता है। वहां के शाह तहमस्य से उसकी मुलाकात होती है, जो उसका सत्कार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और यहां पर तहमस की मदद से हुमायूं ने कांधार पर विजय पाई। तो इस प्रकार वह भागते 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 भारत को सीमा छोड़कर शेर शाह सूरी के साम्राज्य से बाहर निकलकर शरण लेते हुए फारस पहुंचता है वापस, और फारस में वहां की फौज की मदद से, वहां के राजा की मदद से कांधार पर विजय पाता है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद, वहां उसने 2 लड़ाइयां लड़ी और बैरम खान के नेतृत्व में अफगानों को परास्त किया। यहां से उसका उद्भव पुनः शुरू होता है। इसके बाद 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली आता है और वहां की फौज को पराजित करके दिल्ली की गद्दी, जो 1540 में उसने खो दी थी, 15 वर्ष बाद वापस पाता है। दुर्भाग्य से जैसे मुगल संस्थापक राजा बाबर मात्र 4 साल शासन कर पाया, संस्थापक राजा,
उसी प्रकार ये हुमायूं जो ले दे के अपनी गद्दी वापस पाया, 15 साल की सतत लड़ाई के बाद वह दिल्ली की गद्दी पुनः पाने के बाद मात्र 1 वर्ष और जिया। जनवरी 1556 में वो लाइब्रेरी की सीढ़ी पर गिर गया, सीढ़ी से टकरा गया। जो उसका पुस्तकालय था उससे गिरने से उसे चोट लगी और 2 दिन बाद 1556 में ही, जनवरी में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेन पूल जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं तत्कालीन शासन के, उन्होंने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। गिरते पड़ते का अर्थ क्या है? गिरते पड़ते ले दे के कैसे भी करके उसने साम्राज्य वापस पाया था और अब यहां साम्राज्य को खोने में भी उसको समय नहीं लगा। उसके बाद पुनः उसने सत्ता वापस पाई और उसे पुनः खो दिया, इस बार अपनी मृत्यु के कारण। हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते लड़ता रहा, चलता रहा, जूझता रहा। 1530 में वो गद्दी में तो आ गया था, लेकिन उसके बाद भी उसे सतत रूप से जूझना पड़ा और ये शेर शाह सूरी ने उसे नाको दम चबा दिए थे, उसे बहुत परेशान किया और अंततः पराजित भी किया और खदेड़ दिया। रास्ते में अकबर नाम के बेटे का जन्म हुआ। इस स्थितियों में उसके बाद वो फिर फारस जैसी जगह चला जाता है, कोसों दूर। वहां उसे फिर किसी से मदद मिलती है और वह कांधार जीतता है और यहां से उसका पुनर्वास कहना चाहिए प्रारंभ होता है और अंततः वह दिल्ली आता है, अफगान शासन को परास्त करता है और दुर्भाग्य से 1 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ, इसका मतलब है भाग्यशाली। सच्चाई तो यह है कि यह उसका भाग्य ही था कि 15 वर्ष बाद उसने अपने राज्य को पुनः वापस लिया। यह उसका भाग्य ही था कि उसे अकबर जैसा पुत्र मिला, पुत्र रत्न मिला। हुमायूं की सकारात्मक सोच, उसका धैर्य, उसका साहस और साथ ही विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने के गुणों ने उसे अपना खोया राज्य पाने में मदद की, इसमें कोई दो मत नहीं। तो इन राजाओं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हुमायूं एक बहुत बढ़िया उदाहरण है सकारात्मक सोच का, धैर्य का, साहस का और विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने का, विश्वास रखने का। हुमायूं शब्द का अर्थ इंसिडेंटली भाग्यशाली है। वस्तुतः हुमायूं जो है, सच्चाई तो यह है कि हुमायूं बहुत भाग्यशाली था कि उसने 15 वर्ष बाद पुनः अपनी सत्ता वापस पाई। वो भाग्यशाली था कि उसका पुत्र अकबर जैसा पुत्र हुआ जो आगे सचकर बहुत महान निकला। कल्पना करिए उस स्थिति की, यदि हुमायूं दिल्ली का साम्राज्य पूरी तरह खो दिया होता तो कहां जाता। लेकिन यह बात भी माननी पड़ेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि हुमायूं का धैर्य, हुमायूं की सोच, हुमायूं का साहस और हुमायूं की विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपना धैर्य ना खोना, अपनी हिम्मत ना खोना, इसकी दाद देनी पड़ेगी। एक व्यक्ति साम्राज्य खोकर परिवार सहित देश से भगा दिया जाए या भागने पर विवश हो जाए, फिर फारस जैसी जगह जाकर वहां पुनः अपने को स्थापित करने का प्रयास करे, उसमें उसको मदद मिले। आखिर वहाँ के राजा के द्वारा हुमायूं को मदद मिलना भी तो एक भाग्य की ही बात थी। और फिर वापस आना, वापस आकर जीतना, और दुर्भाग्य से जीत के बाद
शासन पुनः प्राप्त करने के मात्र 1 वर्ष बाद स्वर्गस्थ हो जाना, ये भाग्य की ही बात कही जाएगी। बाबर ने तो फरजाना खोया उज़्बेकिस्तान के ऊपर, और ऐसा खोया कि दोबारा उसे नहीं पा सका। हुमायूं के पिताजी बाबर निराश होकर अंततः पूर्व की ओर बढ़े, लेकिन अपने को उन्होंने दिल्ली में स्थापित किया। हुमायूं ने साम्राज्य खोया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, उसने उसे पुनः पा लिया। यह भाग्य की बात है। बहुत भाग्यशाली लोगों को यह ऐसा अवसर मिलता है।